हाय एवरीवन, ये EPFO 2025 के लिए हमारी एक क्विक रिवीजन की सीरीज़ है। आज हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट करेंगे। कुछ एक एक्ट्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में ठीक है कवर किए जा चुके हैं, आप जा कर के वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। राइट, ये क्विक रिवीजन की सीरीज़ है, तो हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर जो पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे यहाँ पे कवर करेंगे और उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट को देखते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है कि भैया पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अगर बना होगा, वो क्यों बना होगा? ताकि टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस करवाई जा सके। ऐसा ना हो कि वेजेस में कोई भी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस हो, है ना। टाइमली और फेयर पेमेंट ऑफ वेजेस अगर करवानी है तो उसके लिए कोई लीगल प्रोविजन होना चाहिए। इसी के लिए हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया था। और अब जो है कोड ऑन वेजेस जो हमारा आया 2019 में, है ना, तो उस वेजेस, कोड ऑन वेजेस के साथ भी हम इसे कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजन उसमें चेंज हुए हैं। ठीक है, इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। एप्लीकेबिलिटी क्या है एक्ट की? देखिए, क्या ये सारे एम्प्लॉयज़ पे ये मैंडेटरी है? राइट, नो। ये जो एक्ट अप्लाई होता है ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ पे इनिशियली, देखिए ये जो एक्ट अप्लाई होता है ये इनिशियली इसकी लिमिट्स कुछ और थी और ये लिमिट जो है लगातार चेंज होती रही। 2017 तक इसकी लिमिट 17,000 रुपये थी, सीलिंग लिमिट। मतलब वो एम्प्लॉयज़ जो 17,000 रुपये से कम अर्न कर रहे थे उन्हें इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिली हुई थी, है ना। 2017 में इसे 24,000 रुपया कर दिया गया। तो ये जो कोड है जिस लिमिट के साथ एंड हुआ वो 24,000 है, लेकिन अब जो कोड ऑन वेजेस आया हुआ है उसमें ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। दैट मीन्स ऑल द एम्प्लॉयज़, ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ आर प्रोटेक्टेड अंडर द कोड ऑन वेजेस। लेकिन इस एक्ट में जो ये 1936 का एक्ट था, अमेंड होते होते जो सीलिंग लिमिट है वो 24,000 रही। तो अगर 1936 के एक्ट पे क्वेश्चन आए तो आपको 24,000 याद रखना है। क्लियर? तो ये कुछ है ना, ये हर चीज़ में एप्लीकेबल है। आपके फैक्ट्री हो गया, रेलवे हो गया, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, माइन, प्लांटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, जहाँ पे भी वर्कर आपके एम्प्लॉयड है, राइट, उन सब चीज़ों में ये एप्लीकेबल है। लेकिन आर्मी हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, ठीक है, आपके नेवी, एयरफोर्स वगैरह हो गया, जो कि अलग से गवर्नमेंट एक्ट के तहत कवर किए गए हैं, उसमें जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपसे अगर वो ऐसे सवाल पूछ ले तो ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए डेफिनेशन इस एक्ट में जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा गया है, एजी जहाँ भी आएगा, एजी का मतलब होगा कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके तहत रूल्स बना सकती है ना, और दोनों इसके तहत अपॉइंटमेंट्स कर सकती है। ठीक है, तो अगर वो बोले कि इसके तहत कौन कौन सी गवर्नमेंट्स को पावर है, क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को? नो, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर है। और वेजेस को कैसे डिफाइन किया गया है? वेजेस को डिफाइन किया गया है ऑल रेम्यूनरेशंस, वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेज और अदरवाइज। सारे जो रेम्यूनरेशंस होंगे, ऑल रेम्यूनरेशन जिसमें सैलरी आएंगी, यहाँ से देखो सवाल वो ऐसे पूछेगा इनमें से क्या क्या चीज़ें वेजेस में इंक्लूडेड है। सैलरी, अलाउंसेज, एक ऑप्शन वो HRA दे देगा, तो नहीं, HRA ये आपको बजाय इसके कि ये याद रखो कि कौन से इंक्लूडेड है कौन से एक्सक्लूडेड है, वो ध्यान में रखना। अगर वो बोले बोनस क्या वेजेस में आता है? नहीं। HRA आता है? नहीं। ट्रैवल अलाउंसेज आता है? नहीं। PF, है ना, जो आप EPFO के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं एम्प्लॉयज़, वो आता है क्या? नहीं। ग्रेचुइटी अगर पे हो रही है वो आता है क्या? नहीं। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वगैरह, EPFO एक्ट वगैरह, ये भी हम बाद में कवर करेंगे। तो ये आपको ये कैटेगरी ध्यान में रखनी है। बोनस नहीं आएगा, HRA नहीं आएगा, TA नहीं आएगा, PF नहीं आएगा, ग्रेचुइटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। ठीक, नेक्स्ट कि वेज पेमेंट, भाई वेज पेमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से वो सवाल बनाएगा, यहाँ से बहुत सवाल फंसते हैं। ठीक है, इस एक स्लाइड से पक्का आपका एक ना एक सवाल कुछ ना कुछ आएगा। वेज पीरियड जो है वो फिक्स होना चाहिए। वो वेज पीरियड क्या हो सकता है? वो 7 दिन भी हो सकता है, पर डे भी वेजेस दी जा सकती है, 15 दिन के बाद भी फोर्टनाइटली हो सकती है, लेकिन ये पीरियड 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स विद इन 1 मंथ आपको जो है वेज पे करने पड़ेंगे। ऐसे अगर UAE वगैरह आप जाते हैं तो 45 दिन के बाद आपको वेजेस कई बार मिलती है। यहाँ इंडिया में 1 महीने से डिले आप वेजेस नहीं कर सकते। ठीक है, और वेजेस कौन सी डेट को दी जाएगी उसकी कट ऑफ डेट भी इसमें दी गई है। अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट में 1,000 से कम एम्प्लॉयज़ है ना, ये देखो ये कोड ऑन वेजेस में भी सेम प्रोविजन है, 1 महीने से ज़्यादा आपका जो है वेज पीरियड एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये भी कोड ऑन वेजेस में सेम प्रोविजन है। ठीक है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट में 1,000 से ज़्यादा, 1,000 से कम एम्प्लॉयज़ है तो 7 तारीख से पहले पे होना चाहिए।
अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो 10 तारीख से पहले पहले वो पे होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, 1000 की ये जो सेलिंग लिमिट है ये ध्यान में रखनी है। अगर 1000 से कम एम्प्लॉयज़ है तो आप वैसे भी देखेंगे कि 2-3 तारीख को आपकी वेज पेमेंट वगैरह आती है। तो एक जो है ना दिव्य कीर्ति जी हैं, ठीक है, दृष्टि आईएएस के फाउंडर, उनकी एक रील वायरल हुई थी कि मैं ये इंश्योर करता हूँ कि महीने की 6 तारीख से पहले पहले सारे एम्प्लॉयज़ को जो है पेमेंट होनी चाहिए, उसी के बाद मैं सैलरी लेता हूँ। भाई इंश्योर क्या करना है उसमें, वो स्टेट्यूटरी लिमिट है आप में वो आपको करनी ही पड़ेगी, 6 तारीख के शाम तक आपको वो करनी ही पड़ेगी। 7 डे में गए तो आपको उसमें फाइन लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, क्योंकि है ना वो बात है। अगला पेमेंट मैंडेट, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट किस पे है, क्या एम्प्लॉयर पे डायरेक्टली है, क्या शेयर ओनर्स पे है। नो, एम्प्लॉयर मतलब जो भी उस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर है, या वो या फिर अपॉइंटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एचआर वगैरह होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो होते हैं, ठीक है, मैनेजर वगैरह हुआ, कोई भी जो स्टेट्यूटरीली अपॉइंटेड पर्सन है फॉर दैट मैटर, उसे इंश्योर करना पड़ेगी पेमेंट, अदरवाइज केस उस पर लगेगा, है ना। जरूरी नहीं है एम्प्लॉयर्स पे ही केस लगे, मैनेजर पे भी केस लग सकता है इसके तहत, है ना। और नेम मस्ट बी नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड, ऐसी जो आपकी पर्सनैलिटी है कि भाई कौन वेज पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका नाम नोटिफाई किया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा, है ना। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, ये वही स्टैंडिंग ऑर्डर है जो हमने पिछले उसमें पढ़ा, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जाकर के वो देखिए, बहुत अच्छे से उसमें कवर किया हुआ है 18-19 मिनट्स में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसे भी बहुत शॉर्ट रखूं। मोड ऑफ वेज पेमेंट क्या होगा कि भाई वेजेज आपको देने कैसे हैं, बार्टर सिस्टम में देने हैं क्या, धान देंगे क्या आपको, धान से नहीं चलेगा, ठीक है। मोड ऑफ वेज पेमेंट क्या होगा, कोई भी करेंसी नोट हो, कॉइन हो, चेक हो, या फिर बैंक ट्रांसफर हो। और कोड ऑन वेजेस में बैंक ट्रांसफर्स को ज़्यादा जो है प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है ना। ये प्रोविजन कोड ऑन वेजेस में भी सेम है, ये भी कोड ऑन वेजेस में सेम है ना। हालांकि कोड ऑन वेजेस में ये बात लिखी गई है कि बैंक ट्रांसफर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, प्रमोट किया जाए, प्रेफरेबली बैंक ट्रांसफर्स। ऐसा नहीं है कि करेंसी नोट्स या कॉइन्स में या चेक में आप जो है नहीं दे सकते हैं पेमेंट, बट बैंक ट्रांसफर्स को अब जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाए। कैश पेमेंट्स भी, अगर कैश पेमेंट हो रही है तो वो फुल्ली प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। डिडक्शंस, कि भाई सैलरी में डिडक्शन भी तो होती है, डिडक्शन होती है, आपको वो प्रॉमिस करते हैं 13 एलपीए का पैकेज, आपके खाते में आता है मुश्किल से 7 या 8 एलपीए। भाई वो डिडक्शन क्या हुई इनमें से 2 एलपीए तो वो आपको देते हैं शेयर देंगे। अब तो ये 4-5 एलपीए हो गया है कि शेयर देंगे आपको, शेयर, है ना, शेयर रख लो। तो आपके खाते में आता है 6 लाख रुपया, 4 लाख उसमें रेंट में चला जाता है, 2 आपके पास बचता है, उसमें भी 1 लाख का आप दारू पी जाते हो, है ना। 1 लाख बचता है वो खाने पाने में, और फिर जेब अपना खत्म, वो ईएमआई के चार्ज में। ये होता है आज का एम्प्लॉयज़ चला हुआ है 13 एलपीए वाला, ठीक है। वैसे ये 13 एलपीए भी नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम तो ये भी है एक, है ना, वो फिर मुझे मेरी तरह कोर्स चलाने पड़ते हैं उन्हें। तो खैर बात यह है कि डिडक्शन जो है, कैसी कैसी डिडक्शन आज के दौर में अलाउड की जाती है ना। देखो, फाइन लगाया जा सकता है। फाइन क्यों लगाया जा सकता है, हमने ऑलरेडी देखा स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में, हमने देखा कि भैया स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अगर आप ब्रीच करते हैं तो फाइन लगाया जा सकता है एम्प्लॉय पे, ठीक है, कि भैया आपने ये प्रॉपर्टी हार्म कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, आपकी वजह से ये हानि हुई, तो उसमें फाइन लगाया जा सकता है। तो ऐसे डिडक्शन किया जा सकता है। एब्सेंस फॉर ऑफ ड्यूटी, मान लो आप एब्सेंट हो गए, अनपेड लीव, ठीक है, तो आपको पे क्यों किया जाएगा, तो वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वो सवाल पूछेगा, अगर आपने स्ट्राइक में हिस्सा लिया हुआ है, डू यू हैव राइट टू स्ट्राइक, फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक इन इंडिया, नो, समझ रहे हो। यू हैव फंडामेंटल राइट टू गैदर समवेयर, है ना, फंडामेंटल राइट टू एसोसिएशन, फंडामेंटल राइट टू असेंबली, बट असेंबली डज नॉट मीन स्ट्राइक, है ना। स्ट्राइक मीन्स यू आर हॉल्टिंग द वर्क, आप 1 महीने के 2 महीने के स्ट्राइक में जा रहे हो, क्या उसके लिए पेमेंट करना जरूरी है आपको, नहीं, मैंडेटरी पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल कट जो है किया जा सकता है। डैमेज और लॉस, अगर आप मशीनरी को डैमेज कर देते हो तो, है ना, प्रोपोर्शनल कट किया जा सकता है। हाउस एकोमोडेशन अगर आपको कंपनी दे रही है तो कट किया जा सकता है आपकी सैलरी से। एमनिटी या फिर सर्विसेज अगर आपको दे रही है, मान लो खाना पीना वगैरह, कैंटीन वगैरह दे रही है, तो आपसे जो है आपकी परमिशन के, है ना, विद द ड्यू परमिशन ऑफ यू, इन चीज़ों के लिए जो वॉलंटरी चीज़ें हैं आपसे जो है कट किया जा सकता है आपकी सैलरी से। अगर आपने लोन लेके रखा है कंपनी से तो इंटरेस्ट, है ना,
तो लोन विद इंटरेस्ट वो डिडक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट टैक्सेस जो TDS आपके 10% डिडक्ट होता है, TDS जो कि बाद में आप क्लेम कर भी सकते हैं, वो 10% TDS वो भी जो है आपसे कट किया जा सकता है। इन अ नटशेल जो मैक्सिमम डिडक्शन आपके द्वारा होगी, अगर आप किसी जनरल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, किसी भी जनरल एस्टेब्लिशमेंट में, मान लो आप रेलवे बोर्ड में काम कर रहे हैं, है ना, मान लो आप किसी सरकारी कंपनी में, मान लो आप SJVN में काम कर रहे हैं, मान लो आप रिलायंस में काम कर रहे हैं, तो जो जनरल कंपनी है उसमें 50% से ज़्यादा आपकी वेजेस का वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो अप टू 75% डिडक्ट किया जा सकता है, मतलब आपको बस 25 रुपये मिलेंगे 100 में से। इंपॉर्टेंट बात यह है, डिडक्शन वगैरह सारी आपकी वेज स्लिप में नोट होनी चाहिए। वेज स्लिप एक रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी, आपको वेज स्लिप दी जानी पड़ेगी और उसमें लिखा होना चाहिए कि क्या क्या आपके वेजेस थे और ब्रेकअप क्या है, वेजेस में क्या कौन सा कंपोनेंट कैसा है और कौन से कंपोनेंट से कितना डिडक्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इतने सारे प्रोविज़न दे दिए तो कोई रेगुलेटर भी होगा, रेगुलेट करने के लिए बार बार इंस्पेक्ट करना जरूरी है, यस। तो इंस्पेक्टर इसके तहत, इस एक्ट के तहत जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं। प्रोविज़न ये है कि इस एक्ट के तहत मिनिमम, है ना, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत जो इंस्पेक्टर होंगे जो कि इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो विजिट कर सकते हैं, है ना, जो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जो सुपरविजन कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और है ना, उनके पास ये सारी अथॉरिटी होगी कि कहीं पे किसी भी कंपनी में, किसी एस्टेब्लिशमेंट में वो विजिट करे। वो इंस्पेक्टर कौन होंगे? वो वही इंस्पेक्टर होंगे जो कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किए जा रहे हों, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अदर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंस्पेक्टर बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी अदर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी इंस्पेक्टर बना सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होंगे इंस्पेक्टर, अदर भी बनाया जा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वही इंस्पेक्टर होंगे जो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। क्लेम्स एंड सेटलमेंट्स बाय, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कोई भी क्लेम आया, है ना, या फिर आपसे गलत डिडक्शन कर दी, है ना, डिसप्रोपोर्शनेट डिडक्शन कर दी, तो वो उसका क्लेम आप कहाँ करेंगे, है ना, क्लेम की सेटलमेंट कहाँ करेंगे, आप जा करके कहाँ से कंपनसेशन मांगेंगे? भाई इसके लिए जो लेबर कमिश्नर है, एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना, तो वो भी जो है इसे सेटल कर सकता है। या सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल लेबर कमिश्नर को, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को, है ना, एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, अगर रीजनल लेबर कमिश्नर हो तो वो बड़ा ऑफिसर है, ठीक है। अगर ALC हो, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, वो तो भाई सीधा लग रहा होता है ना, आपकी मेरी एज का बंदा, तो अगर उसके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो उसके पास ये ट्राइब्यूनल पावर्स आ जाएगी, मैजिस्ट्रियल पावर्स आ जाएगी, वो एक मैजिस्ट्रेट के तौर पे काम कर सकता है वहाँ पे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट कर पाएगा। स्टेट गवर्नमेंट भी, है ना, किसी भी ऑफिसर को जो ALC की रैंक से कम ना हो, विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, वो ऐसे किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं इन अ नटशेल। या फिर कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन, या रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, है ना, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, वो हियर कर सकते हैं इस तरीके की कोई भी कंप्लेन। अब कंप्लेन में उन्होंने जजमेंट दे दी, तो क्या उस जजमेंट पे अपील भी की जा सकती है क्या? यस, अपील की जा सकती है, विद इन 30 days ऐसी अपील की जा सकती है, समझ रहे हो? तो एक इंपॉर्टेंट बात है। और अपील के लिए जो एपेलेट अथॉरिटी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। नॉर्मली वो लेबर ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि हर एक स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं, नॉर्मली वो लेबर ट्रिब्यूनल्स ही हियर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपील नहीं कर सकते तब तक जब तक आपने वो अमाउंट सबमिट नहीं किया जो कि यहाँ पे सेटलमेंट ऑफिसर ने आपको कहा हो। मान लो कोई एम्प्लॉयर है ना, मान लो रिलायंस वाले पे आपने केस कर दिया, बोला कि मेरा 10,000 खा गए, और यहाँ पे इन्होंने आपको ऑलरेडी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने रिलायंस वालों को ऑलरेडी बोल दिया था कि इसे पे करो भाई 10,000 रुपया प्लस 3% इंटरेस्ट भी पे करो। तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस सीधा जाकर के अपील कर देगा, नहीं, पहले इसे पे करना पड़ेगा, फिर जाकर के ये अपील कर पाएगा। तो पूरी प्रोटेक्शन दी गई है। अदरवाइज क्या होता है कि अपील के चक्कर में 10 साल बीत जाएंगे और आपको पेमेंट नहीं होगे। तो पहले वो ड्यू पेमेंट करो, उसके बाद अपील करो, अगर आप केस जीते तो आपको ड्यू वापस मिलेंगे, समझ रहे हो।
फिर कुछ अदर प्रोविजन भी है इसमें। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का। देखिए कुछ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होते हैं। मान लो आप किसी एडटेक कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, तो एडटेक कंपनी क्या बोलेगी, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाएगी कि भैया अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हमारी जो अथॉरिटी है उनका डिसीजन बाइंडिंग होगा और कोई भी एक्सटर्नल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल की इसमें इंटरवेंशन नहीं होगी। अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है ना, दैट मीन्स आपने एक एम्प्लॉई ने कंसेंट दे दिया कि ठीक है ना, मेरे पे जो भी डिसीजन आप लोगे वो मान्य होगा, मैं कहीं पे भी दूसरी जगह किसी ट्रिब्यूनल में इसमें केस नहीं करूंगा, तो भाई आप पे ये एक्ट लागू नहीं होता है, तो आपको इस एक्ट की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दी है, समझ रहे हो। और अगर वायलेट कर दिया किसी ने ये एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं हुआ है, फिर भी वायलेशन अगर होता है इस एक्ट के प्रोविजन का, तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है। वो कितनी है, 500 से लेके 3700 तक है ना, प्रीवियसली थी, वो याद नहीं रखना है, वो याद नहीं रखना है, क्यों ही कोई याद रखे। अब देखो मैं थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर लूँ इससे पहले कि हम ये कंपैरिजन देखें, है ना, थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर लूँ। कुछ लोग कहते हैं कि 1-on-1 मेंटरशिप क्या आप देते हैं? हाँ, यूपीएससी मेंस के लिए देखिए मैंने 4 मेंस ऑलरेडी अभी तक लिख चुका हूँ, अभी रिजल्ट के वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव अगर आप अपने आंसर को इवेलुएट करना चाहते हैं, लाइव आंसर प्रैक्टिस डेली करना चाहते हैं और डेली एनरिच्ड कंटेंट, भाई कंटेंट की क्वालिटी मस्त है, आप जाकर के देख लो, मैंने सैम्पल कंटेंट, सैम्पल वीडियोस वगैरह नीचे आपको मिलेंगे, इवेल्युएशन की वीडियोस आपको मिलेंगे, और बहुत लोग इस प्रोग्राम में ज्वाइंट है भी नहीं, तो ये आपकी तैयारी को है ना अलग लेवल पे हो सकता है एक ट्रैक पे ले आए, ठीक है। दूसरी बात, अगर if you are still stuck with prelims, then there is a prelims course and you can use this OLD10 right, OLD10 this coupon code, और इसमें आपको 10% डिस्काउंट अभी मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी एक्टिव है, सो यू कैन एनरोल हियर, दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। आप जाकर के वेबसाइट में है ना एनरोल कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च इनिशिएटिव, है ना। एंड दिस इज द पर्सन जिसने 4 बार अभी तक प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, हालांकि 5 बार GS पूरा क्वालिफाई किया है, 1 बार CSET में रह गया था, है ना, लगातार। तो 4 बार 110+ मार्क्स से मैंने, ठीक है, प्री क्वालिफाई किया है। कौन सी चीज़ें मेरे लिए काम करती है ना, कौन सी नहीं की, क्या वो ट्रिक्स वगैरह, जो भी ट्रिक का जादू जूदू वगैरह, ये है ना, जो भी चीज़ें चलती है वो भांग भसड़ सारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। 150+ आवर्स में। भाई इंपॉर्टेंट बात ये है, ये अदर PYQ रिसर्च है ना, अदर PYQ प्रैक्टिस के प्रोग्राम की तरह नहीं है। आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई रिवीजन का मॉड्यूल लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई अदर करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में सब करंट अफेयर लिंक करके, PYQ के साथ लिंक करके, थीम वाइज चीज़ें डिस्कस करके, ये रिवीजन ओरिएंटेड मॉड्यूल है। बस वीडियो देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, वीडियो देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, और प्री में बैठ जाओ आराम से। अगली बात, अगर आप साइंस एंड टेक में आपके हाथ माड़े हैं तो लगभग 40 घंटे के अंदर, है ना, ये 35 आवर्स के अभी इसमें सेशन है, 5 आवर्स के मैं ऑलरेडी इसमें डालूंगा। भाई साइंस एंड टेक कैसे एक्सप्लेन की है, जैसे छोटे बच्चे को एक्सप्लेन की गई हो, है ना। आप कभी मतलब आप ज्वाइन करके देखिए, या फिर मैंने जो सैम्पल वीडियोस डाल रखी है एक बार देखिए, उसे समझ आता है तो यू कैन एनरोल हियर। दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाइट civilspot.in, यहाँ पे जाकर के आप मेरे बारे में भी जान सकते हैं। अब आते हैं मेन बात पे, वो ये कंपैरिजन, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और कोड ऑन वेजेस। इस पे ये 3 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन मुझे इंपॉर्टेंट मिले जो ध्यान में रखना है। पहला, ये जो लिमिट था कि 1000 लोग से कम अगर वर्कर है तो 7th डे मतलब 7वीं तारीख को आपको पे करना पड़ेगा, इससे पहले पे करना पड़ेगा। और 10,000 से अगर ज़्यादा लोग हैं तो 10th डे तक आप पे कर सकते हो। सेम रूल अभी भी रिटेन किया गया है। पेमेंट ऑफ वेजेस में, वेजेस एक्ट में कोई फ्लोर वेज का मतलब मिनिमम वेज का, फ्लोर वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि इससे नीचे जाकर के आप जो है पे नहीं कर सकते। लेकिन कोड ऑन वेजेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक फ्लोर वेज जो है वो फिक्स करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स कैन नॉट फिक्स द फ्लोर वेजेस, states can also fix floor wages but not lower than the floor wage set fixed by the central government। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेशनल फ्लोर वेज से स्टेट की फ्लोर वेज छोटी नहीं हो सकती है, नीचे नहीं हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उससे ऊपर हो सकती है, उससे डिफरेंट हो सकती है, बट उससे नीचे नहीं हो सकती। अगली बात कि ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ये सिर्फ कुछ एक एम्प्लॉयज़ पे लागू होता था जिनकी अर्निंग 24,000 रुपये से कम थी, लेकिन कोड ऑन वेजेस सब पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसकी है।
तो ये हुआ, ठीक है। अगर आपको चैनल ज्वाइन करना है तो ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। ये सारी इसकी PDF आपको वहीं पे मिलेगी। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने 10 मिनट से कम का टाइम लिया हो, मेरे पास टाइमर अवेलेबल नहीं है इस टाइम, लेकिन थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। यार कमेंट सेक्शन में बताते जाओ कि कैसा है ना। अदरवाइज़ देखो, अदरवाइज़ मैं क्यों कंटिन्यू करूँगा, राइट। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, है ना, बात बताएंगे नहीं, अपनी बातें नहीं शेयर करेंगे, तो है ना, हाँ, मेरे लिए भी तो कोई मोटिवेशन हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।